धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने एक एक्शन लिया एक वकील साहब के खिलाफ। वो मामला चर्चाओं में है। वकील साहब का नाम है रितेश श्रीवास्तव जी। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर। उनका कहना था पीयूसीएल वर्सेस जो सुप्रीम महाराष्ट्र सरकार का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है एनकाउंटर के लेकर, उसका प्रदेश सरकार सही तरीके से पालन नहीं कर रही है। उस मांग को लेकर वो आमरण अनशन तक पर बैठ गए थे। तो बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ क्यों एक्शन लिया, एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर वो आमरण अनशन कर रहे थे तो ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध कर दिया कि पुलिस ने एक के बाद एक उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर दी। एक सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकार एसआईटी से जांच करा रही है, एसटीएफ से जांच करा रही है, एक न्यायिक आयोग भी बना दिया गया है, तो रितेश श्रीवास्तव जी को क्या तसल्ली नहीं हो रही है? सरकार के कदमों पे क्यों एतबार नहीं हो रहा है? जांचें तो हो रही हैं, उन्हें आमरण अनशन करने की जरूरत क्या है? तो इन्हीं सारे सवालात पर बात करेंगे। वो खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काइप पे इलाहाबाद से। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नमस्कार। पहले तो ये बताइए, 3-4 दिन आप आमरण अनशन पे रहे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है फिलहाल? अभी 4 दिन अभी मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। लूज मोशन हुआ मुझे। जिस दिन मैं उठा उस दिन मुझे सीओ साहब ने और एसीएम 2 साहब लेके गए। हमें कई थाने की पुलिस आई हुई थी और अस्पताल लेके गए। वहां अस्पताल में बदहाली स्थिति थी। उस कमरे में मैं रह नहीं सकता था जिस कमरे में मुझे रखा गया था। तो मैं वहां से चला आया क्योंकि अपनी जान बचाने का और कोई तरीका नहीं था। वहां तो और रोग हो जाते हैं मेरे। कोरोना से मैं ज्यादा डरता नहीं हूँ, लेकिन सारे और रोगों से डर के मैं चला आया। मैंने कहा और रोग से ग्रसित हो जाऊंगा। तो उसके बाद मैंने दवाइयां ली। दवाइयों के बाद मुझे अब थोड़ा सा आराम है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी है। बताएं आगे। मेरा पहला सवाल, आपको धरना देने की जरूरत क्यों पेश आई? सीधी सी बात है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, आज दिशा निर्देश है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसका अनुसरण करे। बात खत्म हो गई। अगर वो नहीं करेगी तो हम प्रोटेस्ट तो करेंगे। वो तो एसटीएफ से जांच करा रही है, एसआईटी से जांच करा रही है, न्यायिक आयोग भी बना दिया है, बता रहे हैं एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। तो आपको क्यों नहीं लग रहा कि वो कार्रवाई कर रही है? अरे उस समय, अभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय का अब आदेश आया है जिसमें उन्होंने कहा इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। मैं भी यही कह रहा था कि रूल ऑफ लॉ हैज टू बी अपहेल्ड। आप जब आदेश पहले से पारित है तो उसके अनुसार से चलेंगे कि अपने हिसाब से चलेंगे? इस देश में किससे चला जाएगा? कानून से चला जाएगा, लॉ ऑफ लैंड से चला जाएगा, कि जो चाहेगी उत्तर प्रदेश सरकार वो करेगी? अगर वो नहीं करेगी तो अधिवक्ता वर्ग का यह दायित्व है कि विरोध प्रदर्शन करे और उसे सही करे उत्तर प्रदेश सरकार को। यह हमारी ड्यूटी है और अधिवक्ता इसीलिए बना हुआ है। हमको न्यायालय बंद है, न्यायालय बंद है, हम कहां जाएं? मैं आपसे आसान शब्दों में ये समझना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के लिए, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, चाहे मैं भी हूं, एसटीएफ जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, न्यायिक आयोग बना दिया गया, उसमें क्या कमियां हैं जो प्रदेश सरकार ने पूरी नहीं की, और जो डिमांड आप रखना चाहते हैं? अच्छा, हमें उत्तर प्रदेश सरकार इतनी बात बताते हैं मुझे कि एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर्ड की गई इनकाउंटर डेथ में? अगर एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर, एक सीधा सा जवाब है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कि एफआईआर दर्ज होगी इनकाउंटर डेथ में। क्यों नहीं दर्ज हुई? क्या किसी में भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है जो नहीं, इनकाउंटर डेथ में होनी ही होनी है। क्या नहीं हुई है किसी में भी? मुझे नहीं मालूम है, ना तो ये सामने आया। अगर हुई होती तो मुझे बता दिया गया होता 5 दिन के आमरण अनशन के दौरान। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं रितेश श्रीवास्तव जी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और अगर वाकई में एफआईआर दर्ज हुई होती तो इनको बता दिया जाता कि आपको आमरण अनशन पर बैठने की जरूरत नहीं है। ये एफआईआर की कॉपी आपको नहीं दिखाई गई? बिल्कुल नहीं दिखाई गई। मैंने बार बार सीओ साहब से पूछा, बार बार सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पूछा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से पूछा, एडीएम साहब से पूछा, सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया मुझे। आपके खिलाफ जो एक्शन लिया पुलिस ने, पहले बता रहे हैं आपको अंबेडकर चौराहे से उठा के पुलिस लाइन में ले जाया गया, वहां पे आपको घंटों तक बैठाए रखा गया, उसके बाद शाम पे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी, फिर आपके बाद दूसरी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज कर दी। ये एफआईआर दर्ज करके क्या आपको डराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आप सीधे सवाल कर रहे हैं। जी हाँ। तो सीधा डरा के क्या करना चाहते हैं आप जो धरने प्रदर्शन करते हैं, पहले भी आपका इतिहास लंबा रहा है, आप हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे हैं, इस बार लेकिन आप अकेले रह गए, ये क्या हुआ? एकला चलो रे। अच्छा, बार एसोसिएशन ने आपके खिलाफ एक्शन क्यों लिया?
अब ये मत कहिएगा कि they are acting as agency of state of UP. No. Honorable High Court Bar Association is a body जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ। मेरे लिए बहुत सम्मानित संस्था है और माननीय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन तय करेगी कि मुझे उस संस्था में रहना नहीं चाहिए या रहना चाहिए। ये कार्यकारिणी के पदाधिकारी या सदस्यगण नहीं तय करेंगे कि मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है। चूंकि एक बार समाजवादी पार्टी के सरकार में भी मैंने जब सबसे बड़ा आमरण अनशन किया था, उस दौरान भी वर्तमान अध्यक्ष ही उस समय भी अध्यक्ष थे, उस समय भी उन्होंने मुझे ऐसे ही सस्पेंशन किया था, जबकि सस्पेंशन का प्रोविजन है ही नहीं है। तो हमारा थोड़ा सा श्री राकेश पांडे साहब से पुराना मतलब मैं उनसे बहुत छोटा हूं और वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो कहीं कहीं मुझे हाईलाइट करने के लिए सब कर देते हैं कि रितेश का नाम थोड़ा सा चर्चाओं समाचारों में रहे। तो ऐसे तो समाचार बनेगी नहीं, इसको सस्पेंड कर दिया जाए तो समाचार बन जाए। तो और बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं कि माननीय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुझे अपने मतलब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से हटा देगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी की सीक्रेट बैलेट से मुझे हटाया जा सकता है। वो संभवतः संभव नहीं है, जहां मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो किसी सदस्य को हटाया जा सके, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी से हटाना है और 2/3 मेजॉरिटी हमें नहीं लगता कि उन्हें मिल पाएगी मुझे हटाने की। मैं कानूनी पहलू पे नहीं जा रहा हूँ, आपकी बार एसोसिएशन के पास क्या कानूनी अधिकार है। मैं थोड़ा सामाजिक पहलू पे जा रहा हूँ। पहली बार मैंने देखा कि पुलिस आपको उठा के ले गई, एसडीएम आपको उठा के ले गए, आपको हरासमेंट की, आप पे 2 एफआईआर दर्ज करी हुई। बार एसोसिएशन आपके साथ खड़े होने के बजाय आपको नोटिस थमा रही है। और वो भी शाम को 7 बजे। और उनका जो बियरर ऑफ लेटर है, मतलब जो संदेश वाहक है, वो मुझ पर ये दबाव डालता है कि साहब आज ही इसे रिसीव कर लीजिए। तो ये क्यों हुआ, ये मैं समझना चाहता हूं। अब ये तो वो जाने, इट इज बेस्ट नोन टू देम। ये मैं कैसे बता दूं ये क्यों हुआ। भाई वो उनका आरोप है कि मैं अधिवक्ताओं को अधिवक्ता वर्ग की गरिमा को बनाए नहीं रखता। क्या आपको वकालत से रोकने की कोशिश है या उनके ऊपर सरकार का दबाव है? नहीं, वकालत से रोकने के लिए तो वो प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि भाई लीगल फोरम इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरीबॉडी। लेकिन वकालत से मुझे केवल एक संस्था रोक सकती है, वो 3 संस्थाएं रोक सकती हैं, माफ कीजिएगा। वो है माननीय उत्तर प्रदेश विधिक परिषद, माननीय भारतीय विधिक परिषद और माननीय उच्चतम न्यायालय। इनके अलावा चौथा कोई है ही नहीं जो मुझे वकालत से रोक सके। तो क्या उन पे सरकार का दबाव है? ये तो वही बता सकते हैं, या कोर्ट का दबाव है? क्यों आगे आपने चीफ जस्टिस वही बता सकते हैं। ये भी वही बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं से तो दबाव है। तो आपका ये अंदाज अभी भी जारी रहेगा? हम जब तक अनुच्छेद 19 जीवित है तब तक मेरा अंदाज जीवित। ये अभी खत्म हुआ है क्योंकि आपके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई, के सिलसिला आपकी तरफ से और आगे बढ़ेगा एफआईआर खत्म कराने के लिए? नहीं, वो तो व्यक्तिगत है ना। तो व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत मुद्दों पर मैं सामाजिक मंच नहीं अख्तियार करता। उसके लिए मैं देखूंगा, मुझे मेरे पास जो भी। आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे आप कोर्ट में देखेंगे, लेकिन सार्वजनिक जो मुद्दे होते हैं उन्हें आप उठाते हैं, उनके लिए आप अनशन करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, ये आप कह रहे हैं? व्यक्तिगत मुद्दों पर तो मैंने तब नहीं किया जब नियमों के विरुद्ध जाकर मेरे नाम पर व्हाइटनर लगाया गया। मैं एक बार कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुका हूं। उस दौरान मेरे आप देखेंगे पूरे लेटर हेड पर जो लेटर पैड होता है उसके ऊपर मेरे नाम पर व्हाइटनर लगाया गया। दैट वाज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन तब भी मैंने कोई उसके एक्शन नहीं लिया। वो मेरा व्यक्तिगत था, मैं उसके खिलाफ जाऊं न जाऊं या मैं कोई लीगल फोरम अख्तियार करूं न करूं, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय होगा और मैं परिस्थितियों के अनुसार से निर्णय लूंगा। और मुझे यहाँ पर मैं एकदम साफ करना चाहूंगा कि माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा था, है और रहेगा।
जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है दो और आपके साथ कोई बार एसोसिएशन नहीं खड़े हो रहे हैं, कोई वकील भी खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में नहीं, अधिवक्ता वर्ग खड़ा है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन खड़ा है मेरे साथ। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का मतलब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी नहीं है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इज एन एसोसिएशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। ठीक है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इज नॉट लिमिटेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द बार एसोसिएशन और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑन रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट एंड रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी ऑफ द बार एसोसिएशन। तो ये लड़ाई आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल, जब मैंने कह दिया कि जब तक अनुच्छेद 19 जीवित है तब तक मैं जीवित हूँ, मेरा विरोध जीवित। अच्छा, ये विरोध का असल में विरोध है या आपको कंट्रोवर्सी में रहने की आदत हो गई है? अब आप जो समझ लें, मुझे ये भी अपना मजा है, रहना भी चाहिए। कंट्रोवर्सी में रहने का अपना मजा है। इसके जरिए आप मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को, समाज को क्या समझाना चाहते हैं इस पूरे एनकाउंटर को लेके? बस ये समझाना चाहता हूं कि अनुच्छेद 19 जैसी कोई चीज है इस देश में और उसका प्रयोग करें। यानी कि आप बताना चाहते हैं लोगों को संविधान समझना चाहिए और आर्टिकल 19 जो है उसका ज्ञान भी होना चाहिए। आप तो वकील साहब हैं तो इसलिए अनुच्छेद 19 बोल के शांत हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो पूरी तरीके से तमाम चीजों को नहीं समझता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है प्रत्येक नागरिक को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर एक नागरिक को। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बेबाकी से अपने तमाम सवालों का जवाब दिया और अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप इतने बोल्ड होके बात कर लेते हैं। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, अभी इजाजत दें। मुझे लायक समझा इसके लिए जो आपने इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका कृतार्थ हूं, आभारी हूं। धन्यवाद।